हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट है 27 जून 2022। डेली क्विज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं किया तो एक बार इनको सॉल्व कीजिए और इनके बारे में थोड़ा बहुत रीड कीजिए। तो उसके बाद में हम फ्रेंड्स इस डिस्कशन वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एट द मेडिकल, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जो 2022-21 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि क्या 20 वीक्स के बाद में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट के लिए अलाउ किया गया है। बिल्कुल अलाउ किया गया है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट एंड ओनली मैरिड पीपल कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो ये इनकरेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि नोट करेक्ट कौन सा है। तो 2 इज़ द नोट करेक्ट, तो बी इज़ द आंसर। अगर फ्रेंड्स हम अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट था 1971 का। तो रिसेंटली जो यूएसए के अंदर अभी एक केस जो चल रहा है, रॉय एंड वोडे जो केस है, उसको ओवरटर्न किया है यूएसए के जो जुडिशरी ने। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें इस मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट की, तो गवर्नमेंट ने 1970 के आसपास 1970 से पहले एक कमेटी बनाई थी, शांतिलाल शाह कमेटी। तो इन शांतिलाल शाह कमेटी की बनाने के बाद में ये एक एक्ट है जो एग्जिस्टेंस में आया 71 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी एक्ट के थ्रू क्या किया गया, एमटीपी एक्ट के थ्रू उस समय में। सो फ्रेंड्स, शांतिलाल कमेटी के बाद में 1971 का जो एक्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो वहाँ पे अलाउ किया गया था कि अगर आप 12 वीक्स तक अगर आप आपका प्रेगनेंसी है, तो उसको एक जो डॉक्टर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद में उसमें बताया गया है कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी है जो 12 से और अगर 20 तक है, तो वहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर विल डिसाइड। तो इन सब चीज़ों को अभी रिसेंटली क्या किया गया, अमेंड कर दिया गया। रिसेंटली जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, तो उसके अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया कि 2021 के अंदर जो एक्ट आया उसके अंदर जो टाइम पीरियड था वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसको रेज करके कर दिया गया कि अगर आप अप टू 20 वीक है, अप टू 20 वीक, तो 20 वीक तक आप क्या करोगे कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही डिसाइड करेगा। एंड आफ्टर द 20 to 24 अगर आपका है, तो वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। तो 20 to 24 है, तो यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर आपकी जो प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है या नहीं करना है उसके बारे में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर विल डिसाइड। सो उसके बाद में उसमें बताया गया है कि 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है केस में, कि राइट टू प्राइवेसी को पार्ट मान दिया गया अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर में। तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स बताना कि कौन सा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी दिया था, जो आर्टिकल 21 के थ्रू हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। तो आप केस का नाम बताना कि 2017 में इस केस के अंदर जजमेंट को डिलीवर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो राइट टू प्राइवेसी की तरह जो भी वुमेन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको लीकेज नहीं किया जाएगा, इन्फॉर्मेशंस को सिक्योर वे में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये भी डिसाइड किया गया कि आफ्टर द 24 वीक अगर आपको टर्मिनेट करवाना है, अगर आप रेप सर्वाइवर हैं या एबनॉर्मल कोई भी डिसेबिलिटी है वहाँ पे, तो आप जो प्रेगनेंसी है उसको आप टर्मिनेट करवा सकते हो। उस समय में वहाँ पे मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड हैं, मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड हर स्टेट और यूटी को बनाना होगा। तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा आफ्टर द 24 वीक का अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। सो प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो टाइम पीरियड है उसको रेज कर दिया गया है। इसके अलावा और भी 2-3 प्रोविजंस है जिनको ऐड किया गया है। अगर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है, तो आप उसको रिपोर्ट करके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। इससे पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था, ये ओनली मैरिड पीपल से टर्मिनेट करवाने वाला जो बात है, तो ये इनकरेक्ट हुआ है यहाँ पे। मैरिड पीपल्स ही नहीं, और भी बहुत सारे पीपल्स हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बारे में आप इसके बारे में रीड कीजिए। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्मृति ईरानी मैम, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, तो आप जाके उसको रीड कीजिए। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू एंटीनेटल केयर किया जाता है। महिलाओं को वायु वंदना योजना हो गई, तो उन सब जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आप रीड कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट द लक्ष्य इनिशिएटिव के बारे में ये क्वेश्चन है। लक्ष्य इनिशिएटिव का मीन्स यही है कि जो लेबर रूम है उसमें क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है, और ये जो स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो मेन टारगेट था, जो इंडिया के अंदर एमएमआर का जो रेट है, एमएमआर का जो रेट है उसको डिक्लाइन करना है। एमएमआर, अगर एमएमआर की बात करें तो जो पर लाख चिल्ड्रंस पे 1 लाख चिल्ड्रंस पे जो 1 लाख चिल्ड्रंस के ऊपर जो महिलाओं की जो डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर द, अगर डिलीवरी के बाद में बात करें 42 डेज, अगर 42 डेज आफ्टर द प्रेगनेंसी अगर डेथ हो जाती है तो उनको एमएमआर के अंदर काउंट किया जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस में बहुत बार देखा होगा कि एक स्टेटमेंट को एक मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, या कोई डाटा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल जब आप रीड करो इन ऐसे क्वेश्चंस को। तो लक्ष्य स्कीम जो लेबर रूम का जो क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, और बेसिकली क्वालिटी तो इम्प्रूवमेंट करना ही है, इसके अलावा एमएमआर को रिड्यूस करना भी इसका एक इनिशियल टारगेट था। इसके अलावा बात करें इसमें जितनी भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, या सीएससी हैं, जो ब्लॉक लेवल पे जो हाईएस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी होती है सीएससी, तो उन सब को इसके अंदर काउंट किया गया है। पीएससी को इसके अंदर काउंट नहीं किया गया है। अगर हम पीएससी की इज़ अबाउट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो नॉर्मल जो भी बीमारी जो उन सब के लिए, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए होता है पीएससी। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, और इसका आंसर ओनली ए है, क्योंकि मिनिस्ट्री दूसरी है यहाँ पे। सो क्वेश्चन थर्ड के ऊपर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि कौन सा वेटलैंड कौन से स्टेट के अंदर आता है, उससे रिलेटेड। तो इन्होंने पूछा है सुल्तानपुर। अगर हम सुल्तानपुर की बात करें, सुल्तानपुर तो हरियाणा के अंदर है, और सुल्तानपुर जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के पास है, दिल्ली के बिल्कुल पास है। यहाँ पे जो जो कुछ बर्ड्स हैं जो विंटर के टाइम में यहाँ पे आती हैं इंडिया में, तो वो यहाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर भी आती हैं। अगर हम हरियाणा के दूसरे नेशनल पार्क की ओर बात करें तो जो सेकंड नेशनल पार्क है वो है कालेसर नेशनल पार्क, जो नदर्न हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, पंचकुला एरिया में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन की बात करें तो असम वेटलैंड की बात की गई थी। असम वेटलैंड उत्तराखंड के अंदर है एक्चुअली में, और ये अब इसको वेटलैंड का जो स्टेटस है वो 2020 के आसपास दिया गया था। सांबर, अगर हम सॉल्ट लेक की बात करें तो राजस्थान में है, और राजस्थान के अंदर ये जो सॉल्ट वाटर लेक है, यहाँ पे सॉल्ट की इंडस्ट्री है काफ़ी सारी। सो अब जो संडे का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर सॉल्ट से रिलेटेड भी एक आर्टिकल था, संडे वाले न्यूज़पेपर के अंदर, तो आप उसको रीड करना। उसके अंदर बताया गया था कि जो अपना जो ये गुजरात का जो वेस्टर्न गुजरात है, वहाँ पे जो सॉल्ट का जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल से रिलेटेड बातें थी। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो नमक का कानून है उसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी 1930 में। 12 मार्च से उनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी, और 6 अप्रैल तक उनकी यात्रा कंटिन्यू वो पैदल चले से साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। और वहाँ पे उनकी उनकी जो ये सॉल्ट को ब्रेक करने से रिलेटेड जो उन्होंने जो मार्च किया, उसी मैसेज को डिलीवर साउथ इंडिया के अंदर भी 2 पीपल्स ने किया था, सी राजगोपालाचारी एंड के केलापम। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था कि उनके जो कोरामंडल कोस्ट में जो गांधी जी की जो यात्रा थी, जो मार्च था, उसी से रिलेटेड कौन और पीपल हैं जो कोरामंडल के अंदर जो मार्च को लीड किए थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज जो इसके अंदर पेयर्स की बात करें तो यूपीएससी का ये नया ट्रेंड है इस तरह से क्वेश्चन पूछना। और अभी 2022 प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो ए इज़ द आंसर, कि ओनली 1 पेयर इज़ द करेक्टली मैच।
So friends, let's move to the second question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है कि 92nd अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया। तो फ्रेंड्स 92nd के थ्रू नहीं ऐड किया गया है इसमें, एंटी डिफेक्शन को तो ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और अगर ओरिजिनल अगर हम 10 शेड्यूल की अगर बात करें, अगर यहाँ पे तो एंटी डिफेक्शन की बात हो रही है, अगर हम ओरिजिनली अगर हम 10 शेड्यूल की बात करें तो जो सब सिक्किम को जब ऐड किया गया था, सिक्किम को जो ओरिजिनली जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में ऐड किया गया, जो 2AA एंड द 10th शेड्यूल को वहाँ पे स्टेटस दिया गया था। फिर बाद में सिक्किम को मोर ऑटोनॉमी चाहिए था इंडिया के साथ में, अच्छे से लाइक द स्टेट की तरह ऐड होना था। तो जब 2nd A एंड 10th शेड्यूल को डिलीट किया गया और सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में कंप्लीट स्टेट के रूप में ऐड कर लिया गया और उनको एक स्पेशल पावर दी गई है 371 ऐप के थ्रू। तो 371 ऐप के थ्रू अगर हम वो स्पेशल पावर की अगर बात करें तो उसके अंदर स्पेशल पावर ये है कि जो भी पीपल, जो लोकसभा की वहाँ पे जो सिक्किम के अंदर सीट है वो एक है, और जो भी पीपल वहाँ से कंटेस्ट करेंगे लोकसभा का इलेक्शन, तो डेट पीपल बेसिकली बिलोंग्स टू द सिक्किम। सो ये इसके बारे में आप रीड करना 371 एफ के थ्रू, जो एक्चुअली में आर्टिकल 371 के थ्रू और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो डेट्स जो अर्लियर 10 शेड्यूल था उससे रिलेटेड बात थी। अब उसके बाद में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया। अगर हम बात करें 92nd के थ्रू तो BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली, ये जो 4 लैंग्वेज हैं जिनको 8 शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया है उससे रिलेटेड है 2003 में। तो 1985 के अंदर आया था जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd के थ्रू। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स को चूज कर सकते हैं कोई पार्टी को 6 मंथ के अंदर, अगर वो नहीं तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स के लिए नहीं है, इट्स अबाउट द नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो सेकंड भी इनमें इनकरेक्ट हुआ है, बिकॉज इंडिपेंडेंट मेंबर तो कोई भी पार्टी चूज नहीं कर सकता। अगर वो कोई पार्टी चूज करेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। थर्ड, जो इसमें अंदर हम बात करें, रिसेंटली कुछ लीडर्स थे जो अभी कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे। अगर आप बात करें जिनको, एक गुजरात के MLA हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जिग्नेश मेवानी। सो वो पीपल अभी, जिग्नेश मेवानी एंड कन्हैया कुमार, ये कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट। तो ये अभी रिसेंटली कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे। तो जिग्नेश मेवानी ने, एक्चुअली में जिग्नेश मेवानी इज़ द इंडिपेंडेंट, प्रेजेंटली इंडिपेंडेंट MLA हैं गुजरात से। उन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन की ड्यू टू द कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। सो ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स का था। डिस्क्वालीफाइड पर्सन एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर जो अप्लाई होता है तो वो मिनिस्टर 6 मंथ तक बन सकता है। तो इसके अंदर एक्चुअल में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अगर एक बार कोई भी पर्सन अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो वो जो ये इंडिया के अंदर एक प्रोविज़न है कि किसी भी पीपल को आप मिनिस्टर बना सकते हो विदाउट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। सो मेंबर का हाउस का मेंबर उसको 6 मंथ के अंदर नेक्स्ट सेक्शन के बनना होगा अगर उसको कंटिन्यू मिनिस्टर रहना है तो। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर अभी रिसेंटली आप उत्तराखंड का एक केस देख सकते हो कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्सन को मिनिस्टर बना दिया था और वहाँ पर 6 मंथ तक कोई इलेक्शन का कोई चांस नहीं था, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा और फिर बाद में किसी दूसरे पीपल को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए दोबारा से अपॉइंट किया। अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो स्पीकर इसमें बार कर सकता है, तो बार तो नहीं कर सकता इनफाइनाइट टाइम के लिए कि डिस्क्वालीफाइड पर्सन कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन। इसके अंदर एक केस है कि कर्नाटका के अंदर जब जो कुछ मेंबर्स का मर्जर हुआ और दोबारा से गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो जो अर्लियर गवर्नमेंट के जो स्पीकर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
पर्सनस को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया, इसके अलावा उनके ऊपर बार भी लगा दिया कि आप 6 मंथ तक 6 ईयर तक इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो फिर जो हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट, उसने इसके ऊपर इसको क्वेश्चन किया कि स्पीकर ओनली डिस्क्वालीफाई कर सकता है, बार नहीं लगा सकता वो कि कितने दिन तक आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर हम बात करें तो इसके अंदर तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एंड अगर हम बात करें स्पीकर का जो भी डिसीजन लिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसका जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है। 1992 का एक केस है किहोतो होलोहन। तो आप इस केस के बारे में जाके लक्ष्मीकांत से रीड कीजिए। किहोतो होलोहन केस के अंदर बोला था कि जो स्पीकर ने जो भी डिसीजन लिया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब तक स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया है, जब तक उसके जो एरिया है या उसके अंदर इंटरवेन नहीं कर सकता। ये रिसेंटली अभी कुछ केसेस में सामने आया था। तो एंटी डिफेक्शन रिसेंटली जो महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट के चल रही है, तो उस वजह से न्यूज़ में था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्होंने बॉर्डर पूछा है कि अफ़गानिस्तान के साथ कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अभी आपने अगर रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि अज़रबैजान एक्चुअली में बॉर्डर शेयर नहीं करता है अफ़गानिस्तान के साथ में। तो अगर ए ऑप्शन को अगर आप अगर यहाँ से काटते हो तो सी इज़ द आंसर। इसके अलावा अगर आप फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से हमें आ रही है एक पाइपलाइन भी आ रही है, तापी पाइपलाइन, जो इंडिया के अंदर आ रही है तापी पाइपलाइन। तो वहाँ से तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब का जो एरिया है, फजली का एक जगह है, वहाँ से वहाँ तक आ रही है। और अज़रबैजान की अगर हम बात करें तो अज़रबैजान भी न्यूज़ में थे। आर्मेनिया के साथ में नागोर्नो काराबाख जो एरिया है इनका, उसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप अपने एटलास को कंटिन्यू देखिए, उनको जाके मार्क कीजिए इन कंट्रीज़ को और इनको प्रैक्टिस कीजिए। और अफ़गानिस्तान कंटिन्यू न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया है हिंदुकुश रेंज के अंदर। और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो लास्ट ईयर जो तालिबान ने टेक ओवर किया है वहाँ पे, इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रेंड्स एनजीएससी से रिलेटेड है। अगर एनजीएससी की बात करें तो एनजीएससी को जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्वेश्चन कर दिया था, इसको फोर्थ जज केस भी बोला करते हैं, बिकॉज 1982 में जो फर्स्ट जज केस आया, फिर सेकंड जज केस है जो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है इंडिया में। तो इंडिया के अंदर एक्चुअली में जो जज का जो अपॉइंटमेंट है, ओनली जजेस आर अपॉइंटेड बाय द जजेस। तो जज लोगों को अगर कोई अपॉइंटमेंट करता है तो वो जुडिशरी के थ्रू अपॉइंटमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ से जुडिशरी ने बोला था कि वो एमओपी कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो एमओपी उन्होंने कहा था, बट अभी तक वो एग्जिस्टेंस में तो नहीं आया है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एनजीएससी से रिलेटेड था। 100th लैंड पावरी एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ में। तो कुछ एनक्लेव्स हैं जिनका एक्सचेंज किया गया था बांग्लादेश के साथ में इंडिया ने। 101 जो है जीएसटी से रिलेटेड है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से रिलेटेड नहीं है। एनसीबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, सो उससे रिलेटेड नहीं है। फ्रेंड्स, आप मेरे को यहाँ पे एक बताओगे कि जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है, तो वो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया है, आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली में एनसीबीसी से रिलेटेड था। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है 103, ईडब्ल्यूएस से 103 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक बार जब पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में थे, उन्होंने इस रिजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया था कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड सेक्शंस है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। फिर बाद में जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है उसमें इसको क्वेश कर दिया, और जो लिमिट है रिजर्वेशन की 50% वो भी इसमें अलाउ की। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी के अंदर, उसको भी अलाउ किया था इंदिरा साहनी केस के अंदर। आप
इंदिरा साहनी केस के बारे में रीड करना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ओनली 2 पेयर आर करेक्टली मैच। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इनके बारे में रीड कीजिए थोड़ा और नोट डाउन कीजिए अपनी सेपरेट नोटबुक में।